अस्सलाम कैसा आज का जो टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 23 है, दैट इज कैश फ्लो फोरकास्टिंग एंड वर्किंग कैपिटल। बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है, एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है, कैश मैनेजमेंट, जिसमें बिजनेस अपनी कैश की इफेक्टिव मैनेजमेंट में फोकस करता है। क्योंकि अगर हम कैश को इफेक्टिवली मैनेज नहीं करेंगे तो बिजनेस के लिए वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। इवन some of the problems can lead towards failure of business operations। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर कैश बुक्स को यानी कैश फ्लो को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करने के साथ साथ हम उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो कैश फ्लो फोरकास्टिंग एंड वर्किंग कैपिटल, ये हमारा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। Let's start with the heading of working capital. If we talk about working capital, तो basically working capital क्या है? It is a financial amount, basically पैसे, that is required by a business to perform its day-to-day operations. Business को अपने day-to-day operations perform करने होते हैं। तो day-to-day operations को perform करने के लिए हम कह सकते हैं जो पैसों की हमें जरूरत होती है, जो फाइनेंशियल अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है, जिसके बगैर it will be impossible for business to perform its operations। तो बेसिकली जो अमाउंट हमें चाहिए उस अमाउंट को हम क्या काउंट करते हैं एज अ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? अ फाइनेंशियल अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस टू परफॉर्म इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बिजनेस वांट्स टू परचेज इन्वेंट्री, तो विदाउट इन्वेंट्री इट विल बी डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस, और बिजनेस वांट्स टू पे ऑफ सम ऑफ इट्स एक्सपेंसेस। तो वो एक्सपेंसेस अगर पे ऑफ करने के लिए फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं होंगे तो बिजनेस अपने ऑपरेशंस को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। बिजनेस के लिए चांसेस ऑफ फेलियर हायर साइड पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी कि भाई आपके पास क्या है, ये फाइनेंशियल अमाउंट है जो बिजनेस को रिक्वायर्ड है ताकि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, एग्जामिनर हमारे पास वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड तीन चीजें पूछ सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पूछ सकते हैं वर्किंग कैपिटल की, यहाँ पे हमने डेफिनेशन की नॉलेज डेवलप कर ली। कैलकुलेशन वाला सवाल पूछ सकते हैं इन पेपर वन, जहाँ पे बोल सकते हैं आपको कि कैलकुलेट करें वर्किंग कैपिटल फॉर बिजनेस। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं और कैलकुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एग्जामिनर हमारे पास क्वेश्चन रेज कर सकते हैं रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। One is revenue expenditure, another one is capital expenditure। तो हम बात करते हैं व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एनी एक्सपेंस दैट अकर्स व्हाइल परफॉर्मिंग डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म करें, तो डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते वक्त जो एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं, यानी कि विदाउट दोस एक्सपेंसेस बिजनेस कैन नॉट जनरेट इट्स रेवेन्यू। इनकम जनरेट के लिए हम जनरेट करने के लिए हमें वो एक्सपेंसेस लाजमी कंडक्ट करने पड़े। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज और यूटिलिटी एक्सपेंस। अगर बिजनेस अपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस पे ऑफ नहीं करता, लाइक वो रेंट को टाइमली पे ऑफ नहीं करता, तो वहां पे उसको प्रेमिसेस वेकेंट करनी पड़ेंगी। क्या हुआ? इनकम जनरेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे इनकम जनरेट करने के लिए उसको एक्सपेंस कंडक्ट करना पड़ रहा है। कौन सा? रेंटल एक्सपेंस। आपके पास इसी तरह आपके पास एक और एक्सपेंस है सैलरी एक्सपेंस। बाय एनी चांस बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं करता ऑन टाइम, तो क्या होगा? एम्प्लॉयज विल अवॉइड टू वर्क इन द बिजनेस। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? एम्प्लॉयज की अनअवेलेबिलिटी होने की वजह से बिजनेस अपने पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे कोई भी वो खर्चा जो हमें रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए अपने पास से कंडक्ट करना पड़ता है, उसको काउंट करते हैं एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स any expense that
helps a business increasing the life of its non-current assets. हमारे नॉन करंट एसेट्स कोई से भी, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी टाइप का नॉन करंट एसेट है, तो उस नॉन करंट एसेट की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम जो भी अपने पास से एक्सपेंसेस कंडक्ट करते हैं उसको हम काउंट करते हैं एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल, एयर कंडीशनर, एसी. एसी को बिजनेस ने क्या करवाया? सर्विस करवाया. काम सही कर रहा था बट सर्विस करवाया. तो सर्विस करवाने की वजह से क्या होगा? डस्ट ब्लॉकेज उसमें नहीं होगी. डस्ट ब्लॉकेज ना होने की वजह से कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से लाइफ ऑफ एयर कंडीशनर इंक्रीज हो जाएगी. इसी तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों चीजों का, दोनों एक्सपेंसेस को अप्लाई करते हैं. हम अज्यूम करते हैं दैट वी आर ड्राइविंग करीम इन और ओन कार, हमारी अपनी गाड़ी के अंदर. अब फॉर दैट हमारे पास नॉन करंट एसेट क्या है? हमारी कार है. और इस कार के थ्रू हम राइड्स, पिक एंड ड्रॉप राइड्स, राइड्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इसके अगेंस्ट हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं. तो फॉर फॉर अ कार, फ्यूल एक्सपेंस यानी कि पेट्रोल का खर्चा विल बी नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. विदाउट फ्यूल एक्सपेंस हम लोग रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू बिकॉज कार मूव ही नहीं कर सकेगी, कार वहां पे रुकी हुई, पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर पाएगा, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाएगा. एट द सेम टाइम हमने हमने सर्विस करवाई कार की. तो सर्विसिंग से क्या होगा? कार की लाइफ इंक्रीज नहीं होगी बट कार क्लीन होगी. क्लीन कार में पैसेंजर ट्रैवल करेगा, क्योंकि गंदी कार होगी पैसेंजर अवॉइड करेगा. ऐसे सिनेरियो में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें ये एक्सपेंस कंडक्ट करना पड़ना. इसी तरह हमने क्या करा, जो कार हमारे पे एग्जिस्ट कर रही है हमने उसका चेंज करवाया. इंजन ऑयल. इंजन ऑयल अगर चेंज ना करवाएं, पुराना इंजन ऑयल यूज कर रहे हो, तब भी कार को ऑपरेशनलाइज कर सकते हो. लेकिन जैसे ही हमने कार का रिप्लेस करवाया इंजन ऑयल, तो वहां पे क्या होगा? इंजन की लाइफ इंक्रीज होगी, क्योंकि इंजन ऑयल हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ, इन द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ कार इंजन. इसी तरह हमने कार में न्यू टायर्स इंस्टॉल किए, नए टायर्स लगाए. पुराने टायर्स पे भी कार चल सकती है बट टायर्स खराब होंगे, अनबैलेंस होंगे, तो वहां पे उसकी वजह से लोड ऑन इंजन इंक्रीज होता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है, लाइफ कम होती है. तो हमने नए टायर्स डलवाए, इससे क्या होगा? इंजन के ऊपर लोड कम होगा और इंजन की लाइफ इंक्रीज होगी, मीन्स कार की लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती है ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इधर ये देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या बोल रहे हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉन करंट एसेट्स. बाय एनी चांस हमारे पास एक टेबल थी नॉन करंट एसेट का, वो थोड़ी सी डैमेज हो गई, तो हमने क्या करा है? उसको रिपेयर करवा लिया फ्रॉम कारपेंटर. तो क्या होगा? अब उसकी लाइफ इंक्रीज होगी, हम उस टेबल को कुछ और फ्यू मोर मंथ्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. इसी तरह हमने वो पुरानी टेबल सेल आउट करी, उसके बिहाफ पे एक नई टेबल लेकर आ गए. हमने क्या करा? अकाउंट्स के अंदर उसको सेम एसेट नंबर असाइन कर दिया. क्या हुआ? लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट हमारे पास वापस से इंक्रीज हो गई. तो ये आपके पास क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल हमने एट द सेम टाइम डिस्कस की. इट वाज वर्किंग कैपिटल. अब कैलकुलेशन पे मूव करते हैं. देखिए सिंपल क्या फॉर्मूला है? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. हमारे पास करंट एसेट्स यानी कि कोई भी वो टाइप ऑफ एसेट जिसकी लाइफ लेस देन अ ईयर होती है. जैसे हमने एग्जांपल ली, वी आर हैविंग टोटल अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स कितने? 25,000. इट इंक्लूड्स 12,000 ऑफ कैश, 2,000 एट बैंक, 6,500 receivables from debtors and 4,500 of prepayments. तो इन टोटल बन गए हमारे पास 25,000. At the same time, we are having current liabilities of 19,000. Current liabilities means
The liability is the payment that we have to pay off within the time period of a year. तो एक साल में हमें पे बैक करनी. It includes payables. ठीक है. इसी तरह might be possible there will be some bank overdraft. There will be some accruals. तो ये सारी क्या है हमारे पास? ये सारी हमारे पास करंट लायबिलिटीज है. सिंपली हमने एसेट्स में से लायबिलिटीज को, करंट एसेट्स में से लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करा. तो रिमेनिंग अमाउंट क्या है? इट इज ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हिच मींस दैट बिजनेस विल परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ फाइनेंस. मींस 6,000 में से वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा. इसी के अकॉर्डिंगली वो प्लान आउट कर रहा होगा. क्योंकि जो भी करंट एसेट्स होते हैं उनमें से सबसे पहले हमारा क्या एम होता है कि अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को मैक्सिमम सेव कर सकें. तो वहां पे क्या करते हैं हम? लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज को हम पे ऑफ करते हैं. उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट विल बी यूज फॉर द वर्किंग प्रोसेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज कैश फ्लो. इफ यू टॉक अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो क्या है बेसिकली? इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स, ठीक है, that records the cash transactions of a business that occurs in a period of in a specific period of a time. एक certain time period में बिजनेस क्या कर रहा है? अपने पास से रिकॉर्ड कर रहा है. क्या चीज? सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स. फॉर एग्जाम्पल, एक सर्टेन टाइम पीरियड से बात करें एक मंथ के अंदर, एक सर्टेन टाइम पीरियड की बात करें हम, इट कैन बी ईयर. इट डिपेंड्स ऑन अ बिजनेस कि वो कितने टाइम की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को डेवलप करते हैं. तो हमने सिंपल बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो सिर्फ क्या करती है? जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पर रिकॉर्ड करती है कैश ट्रांजेक्शन्स को. ड्यू टू एनी रीजन कैश विल मूव इनटू अ बिजनेस और मूव आउट ऑफ द बिजनेस. हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब देखिए आगे एक लाइन और बोल रही है यहाँ पे. क्या? इट इज डेवलप्ड फॉर इंटरनल यूज ऑफ बिजनेस. सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूज के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट डेवलप करते हैं. मींस इट विल बी ओनली फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स. सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए ये स्टेटमेंट होती है. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ओनर ऑफ बिजनेस. जो बिजनेस का ओनर होता है वो ओनर क्या करता है? इन स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करता है, उसकी बेसिस पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस परफॉर्म करता है, लाइक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लाइक रिड्यूसिंग बिजनेस चांसेस ऑफ बिजनेस फेलियर. एट द सेम टाइम मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो गो थ्रू दीज स्टेटमेंट्स. वो क्या करते हैं? मैनेजर्स इन स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करके अपने पास से अपने प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं. तो हमने क्या करा? इनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट डेवलप करी. ये गो थ्रू करेंगे, इनके बेसिस के ऊपर ऑपरेशंस को और इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे. अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करिए तो एक स्ट्रक्चर भी हम अंडरस्टैंड करते हैं. कैश फ्लो का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लाइक कैश इनफ्लो ऑफ बिजनेस, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ कैश जो बिजनेस में आ रहा है. ड्यू टू एनी रीजन कैश आया बिजनेस में, लाइक हमने बात करी हमारे बिजनेस में जो कैश आया भाई वो किस किस वजह से आ गया. यहाँ पे हमने हाईलाइट कर लिया कैश सेल्स. हमने सेल्स का प्रोसेस परफॉर्म करा बट ऑन कैश. वो यहाँ पे हमारे पास कैश जनरेट करेगा. इसी तरह रिसीव्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई, हमने एक नया पार्टनर इन्वॉल्व कर लिया, या हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने और ज्यादा फंड्स इन्वेस्ट कर दिए इन बिजनेस, तो बिजनेस में कैश आ गया. तो हम क्या करें? कैश इनफ्लो जो फाइनेंसेस बिजनेस में आ रहे हैं उसमें से हम क्या करें? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कैश आउटफ्लो. किसी भी रीजन की वजह से कैश बिजनेस से बाहर गया, हो सकता है हमने परचेजेस किए ऑन कैश, या हमने सैलरीज पे करी हो एम्प्लॉयज को, और देयर विल बी चांसेस कि बिजनेस के ओनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स का प्रोसेस परफॉर्म किया. कैश का आउटफ्लो हुआ मींस बिजनेस ने कैश
की रिकॉर्ड कीपिंग कर ली। तो हमने एक एग्जांपल ली, यहाँ देखें 100 कैश इनफ्लो अज्यूम करें हम, ठीक है। 70 इज और कैश आउटफ्लो। तो हमने ये अमाउंट माइनस करी, सब्ट्रैक्ट करी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, रिमेनिंग अमाउंट जो कैश बिजनेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास बचा, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, नेट कैश फ्लो। ये वो कैश होता है जो हमारे पास रिमेनिंग अवेलेबल होता है आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कैश आउटफ्लोस ऑफ बिजनेस। फिर नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट ऑफ कैश दैट इज अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ a specific period of time. It can be a month, it can be a year. साल से पहले या महीने से पहले हमारे पास जो कैश के फर्स्ट तारीख को पहले से अवेलेबल थे, उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो पहले से हमने अज्यूम करा 10 रुपये वॉज अवेलेबल इन द बिजनेस, तो 30 + 10, इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 30 + 10 कितना होगा हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट आ गई 40। ये एक बेसिक फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है। इसको आप अगर याद कर लोगे, इसके कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लोगे, तो कैश फ्लो की कैलकुलेशंस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कैलकुलेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास एग्जामिनर रेगुलरली पूछता है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी बेटर कैलकुलेशन के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। अब देखिए, स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कैश इनफ्लो की। अब देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है अबाउट कैश फ्लो। इसमें हमने क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डेवलप करा है ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। वरना क्वेश्चन जो आएगा मैक्सिमम आपको एक या दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी होगी इन एग्जाम। बट हमने क्या करा है, इसको मैक्सिमम लेवल पे प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए रखा है। अब तो अब देखें, हम वन बाय वन ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने से पहले हम एक काम करते हैं, दोबारा से कैश फ्लो का स्ट्रक्चर लिख देते हैं ताकि हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैश इनफ्लो में से हम अगर माइनस करें कैश आउटफ्लो को, तो वी विल हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट नेट कैश फ्लो। इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग अगर ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी, क्लोजिंग बैलेंस की। यानी कि जो हमारे पास ईयर एंड पे या मंथ एंड पे जो हमारे पास पैसे बचे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आखिर में हमारे पास अवेलेबल होगी। अब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के अंदर बता रहे हैं टाइटल, सबसे पहले हम इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। टाइटल मींस कौन कौन सी कैश ट्रांजेक्शन हमारे पास परफॉर्म हुई होंगी ड्यूरिंग ऑपरेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जुलाई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, यानी कि कैश फ्लो मंथली बेसिस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसी तरह कैश सेल्स, यानी कि हमने जो सामान बेचा कैश में, उसके रिकॉर्ड, ये इनफ्लो होगा। रिसीव कैश फ्रॉम रिसीवर, जिनको हमने बैक डेट्स में क्रेडिट पे सामान सेल आउट किया था, उनसे हमने कैश रिसीव करा, ये इनफ्लो होगा। बोरोड लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन बोरो करा, ये भी क्या हमारे पास कैश का इनफ्लो लेकर आएगा। ये भी हमारे पास क्या है, हमने बिजनेस के अंदर कैश जनरेट करा। तो हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेट कैश फ्लो की वैल्यू आएगी, टोटल अमाउंट ऑफ कैश जो बिजनेस में आया। इसी तरह परचेजेस ऑन कैश, हमने सामान परचेज करा कैश में, कैश बिजनेस से बाहर गया। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जिनसे उधार पे सामान खरीदा था उनको हमने पेमेंट करी, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। इसी तरह रेंट, हमने प्रेमिसेस जो एक्वायर की हुई उसके अगेंस्ट हम एक फाइनेंशियल अमाउंट पे कर रहे हैं मंथली बेसिस पे उसके ओनर को, रेंट आ गया। अब हमें क्या करना है, अच्छा ये
जितनी भी अमाउंट बिजनेस से बाहर गई उसकी टोटल अमाउंट क्या है, ये नेट कैश फ्लो हमें बताए। इसी तरह नेट कैश आउटफ्लो। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो के लिए देखिए नीचे स्ट्रक्चर हमने बनाया। नेट कैश फ्लो कैसे कैसे आता है, हम जब इनफ्लो में से माइनस करते हैं किसको, आउटफ्लो, तो हमारे पास नेट कैश फ्लो आ जाता है। इसी तरह ओपनिंग बैलेंस, वो पैसे जो पहले से हमारे पास अवेलेबल है, और क्लोजिंग बैलेंस जो एंडिंग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। ये सारा क्या है, ये सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने मेंशन कर दी है यहाँ पे। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमें टाइटल ए कैलकुलेट करना है। तो हम अगर इस तरह कुछ वैल्यूज को मेंशन करें, देखिए नेट कैश फ्लो, अच्छा नेट कैश इनफ्लो इक्वल्स टू, हमारे पास बिजनेस में टोटल अमाउंट ऑफ कैश कैसे आ रहा है, वही सेम ब्लू, देखें ब्लू वाली वैल्यूज को जो हाईलाइटेड वैल्यूज है, कैश सेल्स प्लस रिसीवेबल्स प्लस लोन बोरोड, बोरोड लोन। हमने इन तीनों वैल्यूज का ऐड करा तो क्या होगा, हमारे पास नेट कैश फ्लो आएगा। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर इसने क्या करा हुआ है, हमें हमें इसने वैल्यू प्रोवाइड की हुई है टोटल नेट कैश फ्लो की, विच इज 7380। इसी तरह इक्वल्स टू कैश सेल्स ए प्लस रिसीवेबल्स कितनी प्रोवाइड की गई, 1780 प्लस बोरोड फाइनेंसेस फ्रॉम बैंक डैश, यानी कि इट मींस जीरो। तो सिंपल मैथ्स की प्रैक्टिस अप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है उसको एक साइड रहने, दूसरी वैल्यू को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो इस 1780 लेफ्ट साइड पे मूव करता है, -1780 इक्वल्स टू ए। तो ये यहाँ पे प्लस था तो अपोजिट साइड जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 1780 को माइनस, तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, 5600। ये क्या, ये वैल्यू ऑफ ए हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली, हमने मेंशन कर ली 5600। ठीक है, ए आ गया हमारे पास इस तरह। अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू क्या है, बी। बी का टाइटल देखें क्या है हमारे पास, नेट कैश आउटफ्लो। हम ऐसा कर सकते हैं, जितने भी तरीके से बिजनेस से पैसे गए उन सबको हम प्लस कर दें। अगर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ कैश जो बिजनेस से बाहर गया है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो हमने क्या करा, वही प्रैक्टिस परफॉर्म, सिंपल। परचेजेस प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर्स प्लस रेंट, हमने इन तीनों वैल्यूज को प्लस करा। तो क्या आएगा हमारे पास, कैश आउटफ्लो, टोटल अमाउंट ऑफ कैश जो बिजनेस से बाहर है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जनरेट आ गई। तो लिखते हैं परचेजेस कितनी की करनी, 7840 प्लस 1220 विच इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। इसी तरह रेंट इज 720। इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सिंपल प्लस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ पे बी आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो हमने क्या करा, सिंपल इन सबको प्लस करा तो कितना आ रहा है, 9780। ये हमने क्या आइडेंटिफाई कर ली, वैल्यू ऑफ बी हमने ये आइडेंटिफाई कर ली। इसी तरह हम इसी तरह अब हम मूव करते हैं सी पे। सी की वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सी में देखें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई क्या करना है हमें, नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला अप्लाई करा हमने, इक्वल्स टू नेट इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो माइनस नेट कैश आउटफ्लो। ये वही चीज लिखी जो देखें यहाँ तक हमने करी है, जो सर्कल मैंने बना। नेट कैश इनफ्लो कितना है, ऊपर क्वेश्चन टेबल में वहां पर प्रोवाइड किया है, विच इज 7380 माइनस आउटफ्लो भी हमने कैलकुलेट करा, विच इज 9780।
तो हमारे पास सी हम इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, सी इक्वल्स टू, सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इट इज 2400 बट नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स हमारे पास, देखिए, बिजनेस से 2400 रुपीज ज्यादा जा चुके हैं, जितने पैसे आए उसके कंपैरेटिवली, जितना टोटल कैश आया उससे इतना ज्यादा अमाउंट हमारे पास बिजनेस से बाहर जा चुका है। सी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम वर्किंग करते हैं फॉर डी, विच इज क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस इक्वल्स टू नेट कैश फ्लो प्लस ओपनिंग बैलेंस। नेट कैश फ्लो कितना है हमारे पास, अभी हमने वर्किंग करी है। नेट कैश फ्लो हमारे पास आ रहा है -2400 प्लस ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है इसमें, इट इज 2950। हमने लिखी 2950, हमने वैल्यू माइनस करी, ये क्या आएगा यहाँ पर डी। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 550 पॉजिटिव। ये क्या हो गया हमारे पास 550 अमाउंट ऑफ कैश, जो आखिर में कौन से मंथ में, जून में हमारे पास रिमेनिंग बचा। अब कैलकुलेशन मूव करते हैं टुवर्ड्स मंथ ऑफ जुलाई। अब मंथ ऑफ जुलाई की हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। अब जुलाई की जब हम बात कर रहे हैं तो देखें इसमें, जुलाई के मंथ में हमें जो अल्फाबेट कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज ई। ई की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो हमने क्या करा, हमने लिखा नेट कैश इनफ्लो। कैसे आएगा, जो है हमारे पास ई, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कैश सेल्स को ऐड करेंगे बोरोड लोन के साथ और रिसीवेबल्स के साथ। कैश सेल्स कितनी है हमारे पास, देखिए 6975। बोरोड लोन हमारे पास कितना आ रहा है, इट इज 2500 एंड रिसीवेबल्स आर 2850। तो हमारे पास जब हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ ई आ जाएगी। वहां पर टोटल आ रहा है 12625। अच्छा, ये 625 नहीं है, ये है हमारे पास, इट इज 12325 ई इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। एक और वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली ई। अब एफ पे मूव करते हैं। एफ के लिए क्या प्रैक्टिस हो सकती है, देखें, सिंपल, टोटल कैश आउटफ्लो विच इज 11779, माइनस करेंगे क्या चीज, 819, फिर माइनस करेंगे हम क्या, 8210, तो इक्वल्स टू एफ आ जाएगा। सिंपल वही करी हमने प्रैक्टिस। टोटल कैश आउटफ्लो में से हमने क्या करा, माइनस करा अमाउंट ऑफ कैश, सॉरी परचेज ऑन कैश प्लस द अमाउंट ऑफ रेंट। हमने ये दोनों अमाउंट माइनस करी फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ कैश दैट इज मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस। तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एफ आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी बनेगी, इट विल बी 25, सॉरी 2750। ये आ गया हमारे पास एफ की वैल्यू विच इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी कि हमें इतनी पेमेंट करेगी क्रेडिटर्स ऑफ बिजनेस, हमने मेंशन कर दी वैल्यू। इसी तरह जी की देखें टाइटल क्या है, नेट कैश फ्लो, सेम प्रैक्टिस करेंगे। इनफ्लो टोटल जो आया बिजनेस में, उसमें से हम आउटफ्लो को माइनस कर देंगे। तो जी इक्वल्स टू इनफ्लो, देखें अभी हमने ई की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, इट वाज और इनफ्लो, इसमें से हमने आउटफ्लो को माइनस करा। देखें जो गिवन है, हमने बॉक्स बनाया हुआ है 11779, ये हमने अमाउंट माइनस कर लिया।
तो माइनस करने के बाद हमारे पास जनरेट हो रही अमाउंट वो है 546। ये अमाउंट ऑफ जी आ रही है हमारे पास। सही है। अब एच कैलकुलेट करना है। एच का टाइटल देखें, एच है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस इसमें गिवन नहीं है। इवन ओपनिंग बैलेंस का हमारे पास अभी कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होता तो हम ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते सिंपल वैल्यूज को लेफ्ट राइट मूव करके। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग होगा मींस जो जुलाई का क्लोजिंग है वो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जून का जो क्लोजिंग है वो ऑटोमेटिकली जुलाई का ओपनिंग बन जाएगा। इसी तरह जुलाई का जो क्लोजिंग होगा वो ऑटोमेटिकली ओपनिंग बनेगा फॉर अगस्त। अगस्त का क्लोजिंग जो होगा वो बनेगा ओपनिंग बैलेंस फॉर सितंबर। तो स्ट्रेट अवे हमने क्या करा, 550 प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मींस एच हमारे पास कितना आ गया, 550। इसी तरह अब जी आई पे मूव करते हैं। आई का टाइटल है क्लोजिंग बैलेंस। सेम वही चीज होगी। क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट कैश फ्लो। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है, इट इज 550 प्लस नेट कैश फ्लो इज 546। हमने इन दोनों वैल्यूज को सिंपल ऐड करा और कुछ भी नहीं करा। 546 को और 550 को हमने ऐड करा तो क्या पता चलेगा हमें, आई की वैल्यू जो टाइटल क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। जैसे ही ऐड किया था हमारे पास आ रहा है 1096। ये वैल्यू ऑफ आई आ गई। ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 1096। अब देखें ये पूरी कैलकुलेशन इसी तरह परफॉर्म होगी अगस्त की भी सितंबर की। इसके ऑनवर्ड्स अब आप कैलकुलेशन खुद कर लें क्योंकि यहाँ तक हमने प्रोसेस इसका अंडरस्टैंड कर लिया। अब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस को मूव करेंगे जो हमारे पास एग्जामिनर हमारी नॉलेज के लिए टेस्ट कर सकता है।